हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है गैल्वेनिक सेल, उसको दूसरे नाम से जानते हैं वोल्टाइक सेल। तो दोनों एक ही है। अब लास्ट क्लास पे अगर आप जरा थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो हमने पढ़ा था अबाउट डेनियल सेल्स। तो डेनियल सेल्स का जब हमने अरेंजमेंट देखा था, दो अलग अलग चैम्बर्स थे, एक में हमने जिंक का रॉड डिप किया था, एक में कॉपर का। जिंक को ZnSO4 के सॉल्यूशन में और कॉपर के रॉड को CuSO4 के सॉल्यूशन में। तो जब डेनियल सेल में Zn2 प्लस एंड Cu2 प्लस दोनों आयंस के कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाए, उस केस में डेनियल सेल क्या कहलाएगा? गैल्वेनिक सेल कहलाएगा। क्लियर है? अब जरा हम गैल्वेनिक सेल को आज डिस्कस करेंगे। तो इन द सिमिलर फैशन जो डेनियल में किया था, ये भी क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। दैट इज, इसका इनपुट तो होगा हमारा केमिकल एनर्जी और इसका आउटपुट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कैसे रिएक्शन शो करेगा? तो ये रिएक्शन शो करेगा स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी नेगेटिव होता है। रेडॉक्स का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया। इन रेडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी लिबरेट होगी, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब जब हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो पहले इस सेल को जानने के पहले इसका एक रिएक्शन देख ले सेल का कि ये क्या कहता है, तब उसको डिस्कस करेंगे। तो जिंक का मेटल फॉर्म में रहेगा और CuSO4 एक्वस फॉर्म में रहेगा। अब क्या हो जाएगा? देखिए, ZnSO4 हो जाएगा एक्वस फॉर्म में और Cu हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है? तो अब क्या करेंगे कि हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। दो अलग अलग कंटेनर जैसे हमने बनाया था इन केस ऑफ डेनियल सेल। तो जरा ध्यान से देखें। ये ले लिया हमने लेफ्ट साइड का, इसमें एक मेटल का रॉड डिप कर दिया और जिस रॉड को डिप करेंगे उसी के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, ये ध्यान रखना है। बट एक एक्स्ट्रा चीज हमने यहाँ पे आपको ध्यान दिलाई थी कि इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? 1m। तो ये ध्यान रखना है, 1m का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा किसका? Zn में ZnSO4 का, और जब कॉपर की रॉड डिप करेंगे तो CuSO4 का। ये सॉल्यूशन का फॉर्म दे दे। ठीक है। अब ये रॉड हमें पता है किस चीज का है? रॉड है जिंक का। रॉड है जिंक का। सिमिलर फैशन में पहले इधर भी एक बना ले। इसमें भी एक मेटल की रॉड डलेगी, जो रॉड होगी कॉपर की। ठीक है। अब इसमें भी सॉल्यूशन किसका रहेगा? 1m CuSO4 का, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का मेटल है तो उसके सॉल्यूशन में। इसको सॉल्यूशन का फॉर्म दे दे, इसमें डिप है ये। अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि लेफ्ट, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आपके लिए एक वर्ड बता देता हूं, LOAN, लोन। तो आप बहुत क्लियर देख पाएंगे कि L से क्या होगा? लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। देखिए, L से क्या होगा आपका? लेफ्ट। O से क्या होगा? ऑक्सीडेशन। A से क्या होगा? एनोड। और उस पे कौन सी पोलैरिटी रहेगी? नेगेटिव। तो आप इतना भी ध्यान रखेंगे तो देखिए कितना आसानी से बनते जाएगा। देखिए, मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं। लेफ्ट में क्या रहेगा? एनोड रहेगा। ऐसा हमें पता है, बट मैंने आपके लिए ये एक ट्रिक बना दी है। एनोड, एनोड पे सिंबल कैसे रहेंगे? नेगेटिव। एनोड पे होगा क्या? ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? अब उसके अपोजिट होगा राइट साइड में। राइट में क्या होगा? राइट में होगा कैथोड। कैथोड पे सिंबल कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और इस पे होगा क्या? रिडक्शन। तो ये क्लियर है? लोन से लेफ्ट साइड, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड और N से नेगेटिव। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखें। पहले मैं पूरा इसको कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। अब यहां से ऑक्सीडेशन होगा तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स छूटेंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाना है। क्यों, कैसे जाना, हम सब डिस्कस करेंगे। तो पहले एक कनेक्शन कर दें ताकि इधर से उधर ट्रांसफर हो सके। और
ध्यान रखिए, कल लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक इन्वर्टेड U2 भी डालना है। सबका इंपॉर्टेंस, सबका सिग्निफिकेंस सब बताऊंगा, पहले इस कंस्ट्रक्शन को लिख लीजिए, ठीक है। अब हमारा डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब जरा हम थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमने कंटेनर लिया, दो कंटेनर लेफ्ट राइट। जिंक का जब इधर मेटल का रॉड डाला तो जिंक के सॉल्यूशन, कॉपर के मेटल रॉड डाले कॉपर के सॉल्यूशन में। अब जब क्या होगा कि लेफ्ट साइड में जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसको कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्लियर है? इस साइड में जब हो ही रहा ऑक्सीडेशन तो इसको कह सकते हैं क्या है, इस साइड का ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? यहाँ पे एक ही मेटल है हमारा जिंक, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। देखिए जिंक क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ पे जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो दोनों तरीके से देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जिंक क्या 0 पे था +2 में गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स, ऑक्सीडेशन। इन द सिमिलर फैशन इस साइड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल की जगह क्या हो गया, रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। अब रिडक्शन हो किसका रहा है, कॉपर का। तो जब ऑक्सीडेशन में मेटल के एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आयंस बन रहे थे तो रिडक्शन में क्या होगा, उसके उल्टा होगा। कॉपर के जो आयंस हैं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अब जरा बहुत ध्यान से यहां देखने की चीज है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो ये लूज कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा है और यहां इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर है? अगर इसी 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहां पहुंचा दें तो इसी के लिए हमने अरेंजमेंट की है, और इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा लेफ्ट से राइट जा रहा है तो फ्लो किधर देखना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, ऐसे मूवमेंट इधर है। और जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इधर है तो करंट का फ्लो अपोजिट साइड से, राइट टू लेफ्ट। इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर और करंट कॉपर टू जिंक के साइड हो रही है। अब दोनों का हाफ सेल हमें पता चल गया है। अब दोनों के हाफ सेल को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा नेट सेल का रिएक्शन आ जाएगा। तो देखिए दोनों का सेल को ऐड कैसे करेंगे और क्यों ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे हम सेल का रिएक्शन जानने के लिए। तो देखिए मैं इधर आपको बता देता हूं सेल रिएक्शन के लिए। पहला रिएक्शन ये रहेगा Zn, कहां गया Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड रिएक्शन रहेगा Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन बन गए Cu। अब हम तभी एडिशन कर सकते हैं जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो। तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए क्या बचेगा इधर से, Zn Cu2+, LHS में Zn Cu2+, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इधर से Zn2+ एंड कॉपर। तो क्या ये वही बिल्कुल सेम रिएक्शन नहीं है जो हम लेके चले थे, बस यहाँ आयंस के फॉर्म में है। Zn CuSO4, CuSO4 से जब SO4 2- निकलेगा तो Cu2+ के फॉर्म में होगा। यहां से ZnSO4 में से जब SO4 2- निकलेगा तो Zn2+ होगा, यहां से कॉपर। तो सेम रिएक्शन जो हमने लेके चला उसको हमने 2 हाफ सेल लिए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल दैट इज लेफ्ट साइड एंड रिडक्शन हाफ सेल दैट इज राइट साइड, और इनसे हमने इसको ऐड करके देख लिया। और ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर सिमिलर थे, इसलिए हम आराम से इसको कैंसिल आउट करके ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेट रिएक्शन, सेल रिएक्शन, जो भी कहीं हमारा हो गया। इस पॉइंट पर डिस्कस करने के बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। तो बिफोर इज रीचिंग टू दिस रेड पॉइंट इन्वर्टेड यू ट्यूब, 2 मिनट के लिए बिल्कुल आराम से सुनिएगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल 2 मिनट में मैं आपको ब्रीफ रिवीजन दे दूंगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। Zn 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और Zn के आयंस के फॉर्म में नीचे जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है रॉड पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और आयंस जो जा रहा है पॉजिटिव, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको मैं जो अभी ग्रीन पेन से लिखूंगा रब कर दूंगा। Zn 2 इलेक्ट्रॉन अपने रॉड पे लूज कर रहा है और जब आयंस उसके जा रहा है उस पे चार्ज क्या है सॉल्यूशन में, प्लस। ध्यान से, इलेक्ट्रॉन लूज किया रॉड पे, अंदर गया प्लस चार्ज, सॉल्यूशन हुआ पॉजिटिव, रॉड हुआ नेगेटिव। ये जो रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो उठ के यहां आ गए। अब इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है और सॉल्यूशन में है Cu2+। इस Cu2+ को क्या करेंगे, उठ के रॉड पे आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बन जाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, यहां मूवमेंट हो रही है रॉड टू सॉल्यूशन, यहां सॉल्यूशन टू रॉड। बस फर्क क्या है
कि यहां से जो Zn है, इस Zn से Zn2 प्लस के आयन अंदर जा रहे हैं। तो Zn से जब Zn2 प्लस के आयन अंदर जाएंगे तो धीरे धीरे Zn कम होते जाएगा, क्योंकि इसके आयन से इसको छोड़ के जा रहे हैं। Zn से Zn2 प्लस रिमूव हो रहा है, तो ये आयंस, इन आयंस के जाने से ये Zn का जो रॉड है वो घटते जाएगा। कॉपर में उल्टा हो रहा है, कॉपर में कॉपर 2 प्लस आयन सॉल्यूशन से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ कॉपर जुटते जा रहा है और इसका वेट बढ़ते जा रहा है। एक क्लियर? बट जब यहां से Cu2 प्लस ऊपर जा रहा है तो Cu2 प्लस जा रहा है, तो कह सकते हैं कि प्लस जा रहा है तो बढ़ क्या रहा है? माइनस। Cu2 प्लस इसको छोड़ के यहां से ऊपर मेटल पे जा रहा है, तो प्लस जा रहा है तो माइनस बढ़ रहा है, और ऊपर जा कौन रहा है? प्लस। तो यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस। देखिए बिल्कुल उल्टा, यहाँ रॉड पे नेगेटिव, यहाँ रॉड पॉजिटिव, यहाँ सॉल्यूशन पॉजिटिव, यहाँ सॉल्यूशन नेगेटिव। अगर ये इन्वर्टेड यू ट्यूब नहीं लगाते हैं तो कुछ समय के बाद इसमें इतना प्लस हो जाता कि अब इक्विलिब्रियम के बाद Zn2 प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जब नहीं कर पाता तो बैलेंसिंग हो जाता, और इधर भी वही, जब Cu2 प्लस बहुत ज्यादा चले जाता है, इधर बहुत नेगेटिव हो जाता, तब और Cu2 प्लस नहीं जा पाता। तो दोनों तरफ इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद ये जो अप्लायंस यहाँ जो हम इलेक्ट्रिकल लगाएंगे वो काम करना बंद कर देगी, करंट अपने फ्लो नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमने एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाया जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो लिख ले, इसका नाम क्या है? सॉल्ट ब्रिज। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब को क्यों लगाया, इसके अंदर क्या होता है, वो सारा डिटेल समझानेंगे। तो इस सॉल्ट ब्रिज को इसलिए लगाया कि जब इधर प्लस और इधर माइनस सब लोग इक्विलिब्रियम पे सैचुरेट हो चुके हैं, अब कहीं से कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर सॉल्ट्स रहेंगे, एज नेम सजेस्ट सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स क्या करेंगे, जब इधर प्लस का आयन बढ़ेगा तो सॉल्ट्स अपने एनायंस भेज देंगे न्यूट्रलाइज। इधर अगर एनायन बढ़ेगा तो इस सॉल्ट से इसके कैटायंस इधर आ जाएंगे न्यूट्रलाइज। तो जो ये एक्स्ट्रा ये सॉल्यूशन पॉजिटिव होते जा रहा था और ये सॉल्यूशन नेगेटिव होते जा रहा था, ये सॉल्ट अपने रेस्पेक्टिव उनके अपोजिट कैटायंस और एनायंस, जो भी, जैसे यहाँ प्लस है तो यहां से एनायंस आएगा, यहाँ माइनस है यहां से प्लस आएंगे कैटायंस, तो इनको न्यूट्रलाइज करते रहेगा ताकि ये फ्लो कंटिन्यू रहे और हमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंटिन्यूअस सप्लाई होती रहे। इसके लिए हम देखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर में रहता क्या क्या है। तो इसके अंदर में हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेते हैं, KCl, KNO3, NH4NO3, इन सब टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स को लेंगे, KCl, KNO3, NH4NO3। अब इन्हीं लोगों को क्यों, इसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे आगे, पर ये सारे क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। अब इनर्ट क्यों? क्योंकि जब हम इसको इनके अंदर डाल रहे हैं तो ये कोई और अपना पर्सनल रिएक्शन नहीं दे, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का काम करे, डिसोसिएट हो, जहां प्लस ज्यादा है वहां माइनस भेज को उसको न्यूट्रलाइज करे, जहां माइनस ज्यादा है वहां प्लस भेज के न्यूट्रलाइज करे, और किसी और से कुछ और रिएक्शन ना करे। अब क्या करते हैं, इसके साथ साथ में इसमें और क्या डालते हैं, इसमें डालते हैं जिलेटिन, और अगर देखिए क्या डालते हैं, जिलेटिन और अगर। अब ये क्या करेगा, इन सब चीजों को मिक्स करके इसमें इसलिए डाला जाता है कि ये लोग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, डिसोसिएट करेंगे। ये लोग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, इसलिए इनको जेली के फॉर्म में डाला जाता है। जेली के फॉर्म का मतलब कौन सा फॉर्म रहेगा, थोड़ा थिक फॉर्म रहेगा, थिक फॉर्म। थिक क्यों? क्योंकि ये इधर से फ्लो करके सॉल्यूशन में आके मिक्स नहीं कर जाए, थोड़ा थिक फॉर्म रखना है इसलिए। और यहाँ पे क्या करते हैं, कॉटन के प्लग से इसको बंद कर देते हैं कि इधर से डिफ्यूजन ज्यादा नहीं हो। तो ये सारा अरेंजमेंट आप समझ गए हैं। सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ KCl लिए, जब यहाँ प्लस बढ़ेगा तो यहाँ से Cl माइनस जाके न्यूट्रल करेगा, यहाँ जितना माइनस बढ़ेगा उतना K प्लस आके न्यूट्रल करेगा। सिंस दे आर डिसोसिएटिंग, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स बट दे शुड नॉट रिएक्ट विद अदर्स, सो वी आर टेकिंग इनर्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। और उसके साथ क्या मिक्स किया हुआ, जिलेटिन और अगर। किस फॉर्म में है, सारे थिक फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इसी में रहे, बाहर सॉल्यूशन में निकले नहीं। और यहाँ पे कॉटन प्लग डाल देंगे ताकि वो इधर से डिफ्यूजन नहीं करे। तो ये सारा डायग्राम अगर बिल्कुल क्लियर हो गया है तो हम कुछ पॉइंट्स क्या करेंगे, इस बेसिस पे नोट करेंगे और इसको कंक्लूड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, करंट किधर से आ रहे हैं, किसका मास घट रहा है, किसका मास बढ़ रहा है। तो इस डायग्राम को मैं रहने देता हूं और आप इसका
एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं कुछ पार्ट रब करूंगा ताकि खूबसूरती से इसी डायग्राम के लेफ्ट और राइट में इसको कंप्लीट किया जाए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसके लेफ्ट और राइट पे रब करूंगा और फिर हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए रब कर। तो इधर स्पेस क्रिएट कर लिया हमने। अब इसको देख के हम कंक्लूड करना शुरू करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या क्या पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्या क्या हमें वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे एनोड पे जिंक का क्या हो रहा है। तो हम क्लियर कर सकते हैं कि जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज होने से उसका वेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये दो चीज हम कह सकते हैं कि जिंक गेट ऑक्सीडाइज्ड, देयरफॉर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन, और उसका वेट क्या हो रहा है, उसका वेट रिड्यूस हो रहा है। तो लिखेंगे कि वेट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड रिड्यूसेस, डिक्रीजेस। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, जैसे हमने जिंक के लिए देखा, इन द सिमिलर फैशन हम कैथोड इस पे आके कॉपर के लिए देखेंगे। ठीक है, तो जब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था तो कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। तो लिख लें कॉपर गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ था और कॉपर क्या हुआ था, रिड्यूस्ड। कॉपर जिंक गेट्स। अब जब ध्यान से देखेंगे तो जिंक का मास घट रहा है और कॉपर का मास बढ़ रहा है। तो वेट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस, बढ़ रहा है। एक और ऑब्जर्वेशन देखे ध्यान से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एरो मैंने बनाया भी इसीलिए, देखिए इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल्स। तो जिंक कह सकते हैं एनोड टू कैथोड या जिंक टू कॉपर। क्लियर है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जाएंगे, जिंक टू कॉपर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखेंगे कहां से कहां फ्लो होगा, जिंक से कॉपर की तरफ। और फ्लो ऑफ करंट कहां जाएगा, देयरफॉर फ्लो ऑफ करंट। तो करंट कहां रहता है, इनके अपोजिट, कॉपर से जिंक पे। क्लियर है? देखें इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव है तो जिंक से कॉपर आ रहा है, और जिधर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके अपोजिट करंट जाता है, तो कॉपर टू जिंक। तो ये चीजें हमने अच्छे से ऑब्जर्वेशन करके इस डायग्राम से लिख लिया। जब इतना हम लिख लेंगे तो हम कह सकते हैं, इससे पहले हम एक और इंपॉर्टेंट नोट लिख लेंगे। इधर जगह नहीं है तो मैं इधर शिफ्ट करूंगा और आप यहां ध्यान देखेंगे, कलर चेंज करता हूं। नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड आ रहा है आपके लिए इलेक्ट्रोड, ये थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो एक नोट यहां जगह है, इधर कैमरा शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे और आप इस जगह पर उस नोट को नोट डाउन कर लेंगे। अब ये नोट कहना क्या चाह रहा है, तो ये नोट कहना चाह रहा है कि किसी भी मेटल रॉड को जब उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करने से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के सेपरेशन होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज के सेपरेशन होते हैं। और सेपरेशन कैसे, कहां से कहां, मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में। चार्ज के सेपरेशन से जो डिफरेंस होता है वो कैसा डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही हमें लिखना है। तो आप नोट कर सकते हैं, व्हेन ए मेटल रॉड is dipped into its own salt, अब बात को समझने की कोशिश करिएगा। मेटल का जो रॉड है वो कहां पे डिप कर रहा है, अपने ओन सॉल्ट सॉल्यूशंस में कर रहा है, कहीं पे और नहीं कर रहा है। जो डिप हो रहा है ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन में हो रहा है जिनमें उनके आयंस हैं, और ऐसा होने के कारण क्या हो रहा है, चार्ज में सेपरेशन क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? जब अपने एक चीज आप यहां थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं कि व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इनटू इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन के जगह पे एक आप वर्ड चेंज कर सकते हैं कि डिप्ड इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, डिप्ड इनटू सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन।
ये ज्यादा अप्रोप्रिएट थोड़ा लग रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि जब मेटल रॉड को हम डिप कर रहे हैं कहां पे, सॉल्ट सॉल्यूशन में, कैसे, इनके अपने आयन के, तो क्या हो रहा है, जो मैंने बोला चार्ज के सेपरेशन हो रहा है। चार्ज के सेपरेशन होने से कहां, पहले चार्ज का सेपरेशन हो कहां कहां पे रहे, तो मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में। तो आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन, यहां तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चार्ज का सेपरेशन हुआ कहां पे, मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन। इसके कारण क्या हुआ, इसी के कारण सारा चीज हुआ, इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ। क्योंकि चार्ज में सेपरेशन आ गया, सेपरेशन आ जाने से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया तो देखिए क्या हुआ, जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया तो अब ये क्या कहा जाएगा, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो रॉड है वो अब क्या कहलाएगी, तो रॉड अब कहलाएगी इलेक्ट्रोड। नाउ रॉड इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोड। तो इस चीज को मैं एक बार आपको फिर से ध्यान दिला दूं कि हम बात कर रहे हैं कि जब मेटल रॉड को लेके हमने डिप किया है सॉल्ट सॉल्यूशन में, उनके अपने आयंस के सॉल्ट सॉल्यूशन में, जिस कारण मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में चार्ज का सेपरेशन हुआ। चार्ज का सेपरेशन यहाँ इंपॉर्टेंट है, चार्ज सेपरेशन, ये लाइन याद रखिएगा, मैं आगे बहुत बार यूज करने वाला हूं। तो चार्ज की सेपरेशन हुई है, माइनस अलग, प्लस अलग, प्लस अलग, माइनस अलग। इस चार्ज सेपरेशन कहां कहां हुआ है, तो मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच, जिससे पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, क्योंकि चार्ज सेपरेट हुए हैं। और ये डिफरेंस होने से उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उस रॉड को क्या कहेंगे, अब उस रॉड को आप कहेंगे इलेक्ट्रोड। तो अगर आप इतनी बात समझ गए तो मैं इस बोर्ड को अब रब करूंगा और मैं आगे आपको ये बताऊंगा मोर अबाउट दिस सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है, तो मैं इसको पहले रब कर दूं। तो आगे मूव करने के पहले इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आगे इसकी बहुत जरूरत आने वाली है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जब मेटल रॉड को एक ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं जिनमें उनके आयंस हो, तो चार्ज का सेपरेशन होता है। ये वर्ड बहुत जरूरी है। और इस सेपरेशन के कारण जो डिफरेंस क्रिएट होता है पोटेंशियल में, सॉरी यहाँ एस लगा लीजिए, प्रोड्यूसेस, जो डिफरेंस प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और उस रॉड को अब इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो अब हम कहां चलेंगे, हमने वो देख लिया है पूरा गैल्वेनिक सेल का डायग्राम। उस डायग्राम में एक इन्वर्टेड U-ट्यूब आया था जिसको हमने कहा था सॉल्ट ब्रिज। तो अब थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। क्वेश्चन ऐसा आपको आ सकता है। इस सॉल्ट ब्रिज की क्या जरूरत है, मैंने आपको बहुत डिटेल्स में समझा दिया था कि जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ जाता था तब क्या होता था कि आयंस के एक्सचेंज नहीं होते थे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रुक जाते थे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाता था। सॉल्ट ब्रिज को हमने डाला था। तो आप सॉल्यूशन देखेंगे, सब कुछ आपको बताया हुआ है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस क्या है सॉल्ट ब्रिज का, कि ये हमारे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। It maintains the electrical neutrality। पहली बात। दूसरी बात देखिएगा ध्यान से, इसके बिना तो क्या हमारा सर्क्यूट भी इनकम्प्लीट है, तो इंटरनल सर्क्यूट को भी कंप्लीट करता है। तो हम कहेंगे कि कंप्लीट्स द इंटरनल सर्क्यूट, किसका, सेल का। इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्क्यूट ऑफ द सेल। तो ये क्या करता है, इंटरनल सर्क्यूट्स को भी कंप्लीट
करता है। तो एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि सॉल्ट ब्रिज का सिग्निफिकेंस क्या है। सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैंने बहुत डिटेल्स में बताया हुआ है, इससे ज्यादा बताने की अब जरूरत नहीं है। तो क्लियर रहा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बराबर करता है और इंटरनल सर्किट्स को। न्यूट्रलिटी क्यों? न्यूट्रलिटी बिगड़ी थी चार्ज के सेपरेशन के कारण, तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है और इंटरनल सर्किट्स भी इसके बिना इनकम्प्लीट है, तो क्या करता है कि कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट्स। क्लियर है? अब क्वेश्चन आए, एक और नया क्वेश्चन आएगा, इसको रब कर दूं ताकि आपको थोड़ा जगह बचे। तो सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई ओनली सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्ट ब्रिज। मतलब है कि वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों लेते हैं, जो हमने लिया था KCl, KNO3, NH4NO3। तो कह रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज क्यों करते हैं सॉल्ट ब्रिज में, किसी और का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो उसका रीजन देखिए क्या है। पहले तो क्या होनी चाहिए, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिसोसिएट होते हैं कैटायंस और एनायंस में। तो जो कैटायंस और एनायंस रहे उनकी साइज सिमिलर होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि रेडियस ऑफ द कैटायन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ एनायन, करीब करीब बराबर होनी चाहिए। पहली पॉइंट, उनके साइज ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए। दूसरा, उनकी मोबिलिटी भी बराबर होनी चाहिए। किनकी? मोबिलिटी ऑफ बोथ। अब बोथ में क्या आ गया? कैटायन एंड एनायन शुड बी सेम। तो ये कह रहा है कि इनकी मोबिलिटी भी बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ जितने टाइम में एक लेफ्ट साइड में जाए उतने ही साइड में वो राइट साइड में जाए, साइमल्टेनियस पहुंचे, ताकि हमारा कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आए हमारे सेटअप पे, सेल पे। तो लिख सकते हैं आप कि क्यों मोबिलिटी बराबर होनी चाहिए, सो दैट साइमल्टेनियसली किसके? दोनों के लिए लिख सकते हैं कि बोथ कैन फ्लो टुवर्ड्स अब एक जाएगा हमारा किधर? ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरफ, और दूसरा किधर जाएगा? टुवर्ड्स रिडक्शन हाफ सेल। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सॉल्ट ब्रिज के रिगार्डिंग, वो दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बताया हुआ आपको पहले से भी था, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने रिटर्न में दे दिया। अब मैं इसको रब करूंगा और आगे बढ़ेंगे हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, सब कुछ हमने जान लिया है थ्योरेटिकली गैल्वेनिक सेल का, अब मूव करेंगे उसके रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो पहले मैं इसको रब कर दूं और चलेंगे नेक्स्ट। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना है? गैल्वेनिक सेल का हमने डायग्राम देखा था, उसमें लेफ्ट साइड में क्या था याद कीजिए। लेफ्ट साइड में था एनोड ए, बीच में था सॉल्ट ब्रिज और राइट साइड में था कैथोड। बहुत क्लियर है? लेफ्ट साइड में था गैल्वेनिक सेल में एनोड ए, बी में बीच में ब्रिज था और सी फॉर कैथोड था। तो इधर एनोड, इधर कैथोड, बीच में ब्रिज। एनोड पे हमें पता है क्या होता था? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या होता था? रिडक्शन। बहुत बिल्कुल इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद कीजिए गैल्वेनिक सेल में एनोड पे क्या था? एनोड पे जिंक था, और जिंक का होना क्या? ऑक्सीडेशन। तो देखिए जिंक, और हो गया जिंक का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों? 0 से +2 इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा इसको अच्छा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, मेटल है तो किस में होगा? सॉल्यूशन, सॉलिड केस में, सॉरी मेटल है तो सॉलिड स्टेट में होगा। और स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि गैल्वेनिक में क्या होता है कि ZnSO4 और CuSO4 की कॉन्सेंट्रेशन 1 यूनिटी होती है। क्लियर है? तो ऐसे एक स्मॉल डैश देंगे और जिंक और Zn2+, क्यों? क्योंकि हुआ ऑक्सीडेशन। जिंक क्या था? सॉलिड फॉर्म में था, मेटल था, गया कहां? अपने एक्वस फॉर्म में, जहां उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन थी 1m। बीच में क्या देखे? सॉल्ट ब्रिज, तो एक ऐसे डबल लाइन दे देंगे ब्रिज का। अब राइट साइड में क्या हो जाएगा? रिडक्शन। किसका? कॉपर का। किसका हो जाएगा? कॉपर का। तो जब हमने जिंक का पढ़ लिया तो अब कॉपर का भी पढ़ लेंगे।
तो अब कॉपर में उल्टा होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन की जगह क्या करना हमें, रिडक्शन। तो पहले आ जाएगा Cu2+ और एक छोटी सी लाइन और Cu क्या है, मेटल है सॉलिड फॉर्म में, ये कहां पे है, एक्वस फॉर्म में, और इसकी मोलरिटी सॉरी इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1m। तो बहुत आसानी से देखेंगे, इस कोड को यूज कीजिए, रिप्रेजेंटेशन एकदम आसान हो जाएगा। ABC, A फॉर एनोड, एनोड पे क्या था गैल्वेनिक सेल में, जिंक, जिंक का क्या होता था, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हुआ जिंक, जिंक के आयंस में, जिंक के एटम्स आयंस में गए 0 to +2, दैट इज ऑक्सीडेशन। जिंक सॉलिड फॉर्म में, मेटल में तो सॉलिड, और एक्वस फॉर्म में उनका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1m। इन द सिमिलर फैशन बीच में ब्रिज डबल लाइन, इन द सिमिलर फैशन अब एनोड के बाद कैथोड पे राइट साइड में, तो कैथोड कॉपर का था, उस पे रिडक्शन होना है, रिडक्शन Cu2+ सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन 1m, और आ गया अपने मेटल के फॉर्म में सॉलिड। तो बिल्कुल आसान है, जैसे हमने सेल में डायग्राम बनाया था, लेफ्ट में यहां जिंक का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, राइट में यहां कॉपर का रिडक्शन ही हो रहा है, और बीच में सॉल्ट ब्रिज है, बस। अब अगर आपको डाउट हो तो मैं आपको एक या दो और क्वेश्चन करा दूंगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो इसको एक अलग कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन दिया रहेगा Zn + 2Ag+, इक्वेशन क्या है, अब दोनों जगह डैश लगाएंगे तो कंफ्यूज करेंगे, तो इसका बुलेट थोड़ा बदल लीजिए। तो Zn + 2Ag+ कन्वर्ट होके कहां पे जाएगा, Zn का तो क्या होगा, +2 ही होगा, और साथ में क्या आ जाएगा, 2Ag। क्लियर है, तो ये आपको सेल का इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस सेल के इक्वेशन को यूज करके आपको इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। तो कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, तो देखिए जिंक, जिंक कहां पे रहेगा, लेफ्ट साइड में, जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो Zn से कहां पहुंच जाएगा, Zn2+। क्लियर है। अब यहां पे हमें पता है कि जिंक तो सॉलिड है, जिंक क्या है हमारा, सॉलिड है, बट कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है, तो हम मान लेंगे कि C1 कॉन्सेंट्रेशन पे होगा, यहाँ सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज के बाद जिंक का काम खत्म, Ag का काम शुरू। Ag का क्या होगा, जिंक का जब ऑक्सीडेशन हुआ है तो Ag राइट साइड में, इसका क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन होगा तो क्या कहेंगे, Ag अपने प्लस से Ag में जाएगा, जब Ag में है तब तो सॉलिड है, प्लस में है तो एक कोई कॉन्सेंट्रेशन होगा। जब यहाँ गिवन रहता था तो 1 मोल, हमने 1 मोलारिटी कैपिटल M ले लेते थे, अब गिवन नहीं है तो एज्यूम कर लिया कि इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 होगा। तो ये आप अच्छे से अगर समझ गए हैं तो एक और क्वेश्चन नोट करें, आपको अब मजा और ज्यादा आएगा। देखिए अब सेल क्या है, CuAgNO3 सेल। अब CuAgNO3 सेल में अब थोड़ा ध्यान देंगे तो पता चलेगा आपको। मैं इस फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं, थोड़ा कलर चेंज करके, इस फर्स्ट सेल की पार्टिकुलर बात करूं तो इस सेल में आपको जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा बिहेव कर रहा है, इस सेल के लिए पार्टिकुलर जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट में है एनोड हो रहा है, नो डाउट। कॉपर का इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, वो भी ध्यान से देखेंगे तो राइट साइड में क्या हो रहा है, कैथोड है। जरा ध्यान से समझे क्यों मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे उठाया है। देखिए जिंक के इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड, कॉपर के इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड। क्यों, क्योंकि जिंक लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट में एनोड होता है, कॉपर राइट में कैथोड होता है। अब जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे तब मजा आएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, कॉपर चले गया आपके लेफ्ट साइड में, तो कॉपर क्या कहलाएंगे, कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे इस केस में पर्टिकुलर कॉपर के इलेक्ट्रोड अब क्या बन गए, कॉपर के इलेक्ट्रोड अब बन गए लेफ्ट में होने की वजह से एनोड। बहुत ही ध्यान से पाएंगे तो पहले आपका कॉपर का रॉड कैथोड था, अब कॉपर का इलेक्ट्रोड एनोड हो गया है। बट अब हमारा कैथोड क्या है, सिल्वर के रॉड, कैथोड कौन रहेंगे हमारे, सिल्वर वाले। Ag का जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या हो जाएगा, कैथोड। तो यही बताने के लिए मैंने मेहनत किया कि फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो कॉपर बीइंग एट राइट साइड बिहेविंग एज अ कैथोड, बट सेकंड केस में कॉपर बीइंग एट लेफ्ट साइड बिहेविंग एज एनोड। तो हम
बिल्कुल सेल के डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जब हमें पता है कि कॉपर लेफ्ट साइड में है तो कॉपर का क्या होगा, कॉपर का लेफ्ट साइड में एनोड पे होने के कारण ऑक्सीडेशन ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन कैसे होगा, Cu से Cu2 प्लस, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीमेंट 0 से 2, कॉपर पे है तो सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे रहेगा तो इसका कोई एक कॉन्सेंट्रेशन हम ले सकते हैं या हम लिख सकते हैं कि एक्वस फॉर्म में है, बीच में सॉल्ट ब्रिज। अब बात Ag की आ गई, तो अब Ag का क्या होगा, रिडक्शन। Ag का क्या होगा, रिडक्शन। तो Ag प्लस से Ag में आएगा, बट Ag तो हमें पता है सॉलिड है, मेटल है, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं C1 C2 करके या एक्वस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ध्यान देने की बात यही थी कि इस सेल में जो हमारा गैल्वेनिक सेल का मेन सेल था उसमें कॉपर कैथोड था। जब हमने अपने इलेक्ट्रोड्स को चेंज किए तो अलग केस में कॉपर एनोड की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो हमें ये रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए एबीसी का, इससे हम आराम से रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। तो अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और हम इसको रब करेंगे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसा कि मैंने आज के लेक्चर में आपको एक नोट लिखवाया था, वहां बोला था बहुत ध्यान से रखिएगा याद कि क्या होता था, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज। अब सेपरेशन ऑफ चार्ज ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल कहां से आता है, तो ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझेंगे हम। तो हम दो एग्जांपल लेंगे और सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे। एक है फर्स्ट केस है, इसको मैंने ब्लू पेन से बना दिया, और ये सेकेंड केस है, इसको मैंने ब्लैक पेन से बना दिया। फैमिलियर चीज ड्रॉ हो रही है। अब हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे कोई मेटल M है और यहाँ पे भी कोई मेटल M है। अलग अलग केस है, दोनों अलग अलग डिस्कस करेंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रॉपर्टीज लेंगे। अब जरा ध्यान दें कि वो सब बिल्कुल वही है कि अपने सॉल्यूशन में डिप्ट है, वो सब आप एज्यूम कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मतलब हम थोड़ा शॉर्ट में करना चाहेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम भी देखना है हमें। देखिए अब क्या कह रहे हैं, अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दूंगा आपके लिए, सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, सॉल्यूशन प्रेशर एक बार ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए और एक बार सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम हो जाए, यही दोनों केस डिस्कस करना है। तो ये सब आपको पढ़ाया हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर में, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, सब कुछ पढ़ाया हुआ आपको। अब उतना जानने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन प्रेशर, सॉल्यूशन में जब प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्यूशन खींचेगा अपनी तरफ, क्लियर सी बात है। जब सॉल्यूशन में प्रेशर ज्यादा होगा, आप ध्यान से देखें कि सॉल्यूशन अभी प्रीडोमिनेट कर रहा है, तो सॉल्यूशन खींचेगा। इस मेटल के आयन को सॉल्यूशन क्या करेगा, इस मेटल के आयंस के कुछ n इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे और यहाँ पे वो अपने n प्लस बन के चले जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़े n इलेक्ट्रॉन्स को और यहाँ पे n प्लस चल गए, जैसे यहाँ पे Zn 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के Zn2 प्लस बन के जाता था। जब ये वाली घटना होगी तो नीचे सॉल्यूशन में क्या बढ़ेगा, क्योंकि ये डिप कहाँ कर रहा है, फ्लो ऐसे है, तो सॉल्यूशन में क्या पढ़ेगा, पॉजिटिव, और रॉड पे क्या छोड़ के जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो क्या यहाँ माइनस एन प्लस ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, बिल्कुल सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रही है, क्योंकि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ने के कारण नेगेटिव और मेटल्स के यहाँ नीचे जो जा रहे हैं पॉजिटिव फॉर्म में है। तो इसलिए प्लस और माइनस में सेपरेशन हुआ कब, जब सॉल्यूशन प्रेशर वाज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को दूसरे रास्ते से अगर समझना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो केस है जब हमारा मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, किससे, सॉल्यूशन से। मेटल जो है हमारा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन सॉल्यूशन। देखिए बात को समझिए, मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीजें हमें इलेक्ट्रॉन देती हैं, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीजों से आराम से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब सिंस हमें पता है कि मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, तो जब हम
इसको समझाने के लिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं NaCl का। अब आपको पता है कि जब NaCl टूटता है तो Na पे प्लस आता है, Cl पे माइनस। वी ऑल वेरी नो कि Na क्या है, हमारा मेटल है, और Cl क्या है, हमारा नॉन मेटल है। मेटल पे हमेशा पॉजिटिव साइन नहीं आता है, इसलिए मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है, एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए माइनस साइन। क्लियर है? तो मेटल पे जो प्लस चार्ज आया होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आया होगा, क्योंकि मेटल ने क्या करता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्लोरीन को दे देता है, उसके बाद इस पे प्लस चार्ज आता है। तो अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। क्लियर है? तो पहले रास्ते से हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है इसलिए मेटल्स के आयन को नीचे खींच रहा है, या दूसरा रास्ता मेटल इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा है, दैट इज क्या हो रहा है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलर फैशन में जब इधर बात करें, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा लेंगे। अब इस केस में उल्टा, सॉल्यूशन प्रेशर कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, इस फ्लो को रिवर्ट कर लेगा। अब उल्टा होगा, अब नीचे से जो हमारे Mn प्लस हैं वो ऊपर आएंगे और अपने N इलेक्ट्रॉन्स को लेके Mn बन जाएंगे। क्लियर है? अब यहां पे क्या है, जो सेकेंड केस हम डिस्कस करते हैं, मेटल इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहां पे क्या है, मेटल इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सॉल्यूशन। अब जो चीजें लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसका इनडायरेक्ट सेंस क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करते हैं। तो देखिए इसने इलेक्ट्रॉन को एक्वायर किया, पहले आयंस के फॉर्म में था, इलेक्ट्रॉन को एक्वायर किया और एटम के फॉर्म में आ गया। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव थी वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रही थी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर रहा है। तो इस कारण अब ये यहां से सॉल्यूशन से जाते जा रहा है तो प्लस का माइग्रेशन हो रहा है तो माइनस बढ़ेगा, और ऊपर जा रहे हैं, जब प्लस जा ही रहा है ऊपर कौन, प्लस, तो ऊपर क्या आएंगे, प्लस। तो देखिए दोनों जगह ये चीज प्रूफ हो गई, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। बट मैंने दो अलग अलग केस ले लिया था। थर्ड केस रहता है जहां पे दोनों बराबर होते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वहां पे तो इक्विलिब्रियम का केस आ जाता, इसलिए हमने वो केस को डिस्कस नहीं किया। अब इस केस में सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, इस केस में भी सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ। दोनों केस में क्या हुआ, अब सिंस ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस पोटेंशियल विल डेवलप, तो पोटेंशियल डेवलप करेगा। बट पोटेंशियल कहां पे डेवलप कर रहा है, ऑक्सीडेशन के केस में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डेवलप होगा, एक पोटेंशियल तो यहां डेवलप होगा, पोटेंशियल विल डेवलप, बट वो पोटेंशियल होगा कैसा, ऑक्सीडेशन। वो पोटेंशियल कैसा रहेगा, ऑक्सीडेशन। रीजन, क्योंकि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद हो रहा है। क्लियर है? तो ये बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये जो चार्ज का सेपरेशन हुआ उसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप हुआ वो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, बिकॉज इट इज गेटिंग बाय द वर्च्यू ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका वाइस वर्सा केस, यहां भी तो पोटेंशियल डेवलप होगा, बट यहां होगा तो यहां भी पोटेंशियल विल डेवलप, बट वो कौन सा पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल क्यों, क्योंकि ध्यान से देखें आयंस एटम बन रहे हैं गेन करके, तो यहां पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। साफ से लिख दो थोड़ा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो लेफ्ट साइड की चीज है इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कैसे काउंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स का, सोर्स, क्योंकि ये हमें दे रहे हैं, ये हमसे इनको चाहिए, तो ये सिंक है। ठीक है? एक और लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने बोल दिया था कि सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा हो, उसी को दूसरे फॉर्म में मॉडिफाई किया कि ऐसे भी कह सकते हैं कि मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा हो। इधर भी इसी फैशन में फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट।
अब ये बता दिया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्यों, क्योंकि सेपरेशन ऑफ चार्जेज हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ये देगा इसलिए सोर्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है इसलिए सिंक। यहाँ पे भी पोटेंशियल डेवलप हुआ ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेज बट रिडक्शन बिकॉज यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। द लास्ट पॉइंट यू शुड नोट इट डाउन कि ये वाला जो हमारा है ये एक हाफ सेल है और ये वाला एक अलग हाफ सेल है। अब इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे इजीली मूव करेंगे, सेल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद हम सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे पहले, क्योंकि दोनों हाफ सेल को सिर्फ ऐड करना रहेगा सेल का पोटेंशियल। सेल कैसे बनेगा, इन दोनों को कनेक्ट करके सॉल्ट ब्रिज डाल देंगे सेल बन जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू उसको ऐड करेंगे, बस एडिशन में क्या क्या सावधानियां रखनी है वो हम सीखेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद हम सीधा मूव करेंगे सेल पोटेंशियल पे और उसके बाद फिर से वापस आएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर। तो इलेक्ट्रोड क्यों, क्योंकि इन दोनों हाफ को सीधा हमें ऐड कर देना है, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। तो मैं इसको रब करूंगा फिर हम पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल और उसके बाद जब फिर से वापस आएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आफ्टर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाउ वी विल मूव फॉर सेल पोटेंशियल। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद पहले सेल पोटेंशियल कर लेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों, तो आपको पता चलेगा कि कितना आसान है। तो ये काम हमने वहां किया था, बस उसका एक रफ स्केच कर देता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। यही चीजें हुई थी, सब बाकी आप कर लेंगे खुद से। अब वहां पे हमने फाइनली कंक्लूड कर लिया था कि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, रीजन भी मैंने आपको बता दिया था, और ये रिडक्शन हाफ सेल है। ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है। अब जब देखिए हमें निकालना है सेल पोटेंशियल, तो पहले इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ये क्या है डेफिनेशन इसका, सेल पोटेंशियल निकालने के लिए पहले आइदर तो हम क्या करेंगे, अच्छा पहले मैं आपको करके दिखाता हूं, क्योंकि अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें दो टाइप से आपको कंफ्यूजन होगा। तो ये हाफ सेल हो गया, ये हाफ सेल हो गया, दोनों का वैल्यू हमने वहां देख लिया था। अब हम क्या करेंगे, अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ये रिडक्शन हाफ सेल है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, जस्ट प्रीवियस टॉपिक में हमने रिडक्शन पोटेंशियल निकाला था, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो यहाँ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा ऑक्सीडेशन का, और यहाँ रिडक्शन का, ओपी फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आरपी फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। अब मुझे निकालना है किसका, सेल का। तो सेल में तो दोनों ही है, नीचे ही बना लेता हूं, जगह है। सेल में कौन से हैं, दोनों ही हैं। ठीक है, EOP प्लस ERP। अब दोनों ध्यान देंगे, ये साइड हमारा क्या था, ये साइड क्या था, कैथोड। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका हो रहा है, एनोड का, और रिडक्शन पोटेंशियल किसका हो रहा है, कैथोड का। तो हम ये मेंशन करिए। अब एक चीज हमें पता है, जो चीज एनोड में होती है उसकी बिल्कुल अपोजिट कैथोड पे होती है, या इन द सेंस जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसका अपोजिट रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं समझिए, ये ओपी में है, आरपी में है, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जो ओपी है उसको आरपी के नेगेटिव में लिखा जा सकता है, समझिए बात को। जो ओपी है आरपी बनेगा तो नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। तो ओपी को आरपी में कन्वर्ट कर दें ताकि दोनों तरफ से हमें आरपी मिल जाए। तो देखिए मिलेगा, तो यहाँ पे आरपी, बट सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस ERP, किसका, एनोड का। यहाँ पे प्लस ERP, किसका, कैथोड का। यहाँ तक बहुत क्लियर है। और ये क्या हमारा, ये सेल है। अब इसको अगर हम सीधा करके लिख दें तो क्या हो जाएगा, देखिए, क्योंकि माइनस पहले है, बस सिर्फ अरेंज कर रहा हूं। ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये आपको याद रखना है, ई सेल क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड। कब, जब रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बातें होंगी। इसको और दूसरा फॉर्म क्या कह सकते हैं, ई सेल इक्वल टू
ई कैथोड देखिए राइट साइड में है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपने बहुत आसानी से समझ ली हैं। ये हम पहले रिडक्शन पोटेंशियल में डिस्कस कर चुके थे। इधर का आया था ऑक्सीडेशन, इधर का रिडक्शन, ओपी फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आरपी फॉर रिडक्शन, दोनों को कंबाइन कर देंगे, टोटल आ जाएगा। दोनों को कंबाइन कर लिया, ऑक्सीडेशन एनोड का था, रिडक्शन कैथोड का था। एनोड को कैथोड के टर्म में माइनस लगा के लिख सकते हैं, तो ओपी इक्वल टू माइनस आरपी कॉपी किसका, एनोड का, ये कैथोड का। बस इसको लेफ्ट राइट सजा दिया, तो पहले कैथोड और माइनस है तो बाद में रख दिया। कैथोड राइट साइड में होता है तो ई आर माइनस ई है, ये सब ई सेल है। बट एक ऐसा केस आएगा जब क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 1m, तो उस समय जो ये ई सेल है वो क्या हो जाएगा, देखिए उस समय के लिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल हो जाएगा। बहुत ध्यान देंगे, सारी चीजें वही जा रही हैं। ई सेल हमने निकाल लिया है, बट ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल हो जाएगा कब, जब इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1m। तो 1m होने के पहले इसका नाम क्या होता था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब नॉट लग गया और कंडीशन आ गई तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इन सब चीजों को थ्योरेटिकली आपने समझ लिया है। तो एक न्यूमेरिकल करेंगे, बस ये थोड़ा सा जगह बना दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो देखिए कि क्वेश्चन क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन हमारा गैल्वेनिक सेल ही है। गैल्वेनिक सेल का क्या होता था, Zn कहां पे जाता था, Zn2+ में, बीच में क्या रहता था, सॉल्ट ब्रिज। कॉपर क्या रहता था, कॉपर अपने आयन के फॉर्म से तब जाता था अपने एटम में। अब यहाँ पे क्या है, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो दिया रहेगा, और ये सॉलिड। अब एक कह रहा है कि हमें ई नॉट सेल निकालना है। क्या निकालना है हमें, ई नॉट सेल। तो हम जाके देख सकते हैं ई नॉट सेल का डेफिनेशन क्या रहेगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब राइट में क्या है देखिए, Cu2+Cu माइनस राइट में क्या है। अब ध्यान देना हमें, हम जो भी काम कर रहे हैं, देखिए हमने कंप्लीट क्या कर लिया, सबको रिडक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो 2+ से 0 जा रहा था रिडक्शन। अब जिंक के लिए भी हमें ऐसे नहीं ले सकते ऑक्सीडेशन के केस में। ध्यान से देखेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने चीजों को ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट कर दिया था। आपको मैंने यहाँ एक आपको कन्वर्टर लगा के दिखाया था, रेड पेन से मैं लगा भी देता हूँ, ग्रीन से, यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने इसको हटाया था। यहाँ पे मैंने इस साइड लगा देता हूँ, जगह है। देखिए मैंने बोला था EOP इक्वल टू माइनस ERP, इसका यूज हमने किया था तभी तो ये OP-RP में कन्वर्ट हुआ था। देखिए EOP इक्वल टू माइनस ERP। तो अब सब चीजों को हमने आरपी में लिया है, तो रिडक्शन में लिया है। रिडक्शन देखिए, कॉपर का भी रिडक्शन Cu2+2 से 0। जिंक का सीधा नहीं ले सकते, ऑक्सीडेशन है, 0 to +2 है, नहीं गलत है। जिंक का भी रिडक्शन ही लेना है। तो देखें जिंक 2+2 0, 2+2 0, फ्रॉम 2+2 0 डिक्रीमेंट +2+2 0 डिक्रीमेंट, दोनों रिडक्शन के फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। जब जाके हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखेंगे, जो हम हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पर हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर भी करेंगे। अभी डायरेक्टली टेबल से मैं इसका वैल्यू डाल दूंगा। तो इसका वैल्यू होता है 0.34 और इसका वैल्यू होता है -0.76 वोल्ट में रहेगा। दोनों को ऐड कर लेंगे 1.1 वोल्ट आ जाएगा। याद कीजिए डेनियल का भी जो 3 केस हमने डिस्कस किया था, क्या 1.1 से नहीं डिस्कस किया था, एक बार लेस देन 1.1, एक बार इक्वल और एक बार एक्सटर्नल वोल्टेज इससे ज्यादा हो गया था, याद कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, बस एक बात बहुत ध्यान देने की है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म को एलिमिनेट कर दिया था और सारी चीजें रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में थी, चाहे वो कैथोड पे हो चाहे वो एनोड पे हो। तो कैथोड या राइट कैथोड, तो कैथोड तो रिडक्शन के फॉर्म में है Cu2+ से Cu, बट एनोड है ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, पर हमें करना है इसको रिडक्शन के फॉर्म में। देखिए Zn2+ से Zn, ये वैल्यू आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दी रहेगी और आगे मैं इसको पढ़ाने वाला भी हूं। जब इसको सोल्व, देखिए एक माइनस यहाँ छूट गया है, ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और वैल्यू हो जाएंगे 1.1 वोल्ट। तो मैं इसको रब करता हूं और
हमारा नया टॉपिक रहेगा हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पढ़ लिया, दोनों हाफ सेल का, दोनों को ऐड करके सेल पोटेंशियल भी पढ़ लिया। अब मैंने बोला वापस पढ़ेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, और इसी टॉपिक को कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज SHE। तो पहले हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, हमने एक हाफ सेल ऐसे लिया था जिसमें एक मेटल के रॉड को डिप किया था और उसी के सॉल्यूशन में डिप किया था मेटल रॉड को। तो हमें सेपरेशन ऑफ चार्जेज होगा, ये कंप्लीट फिगर नहीं बना रहा हूं, बस आपके समझ के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन लीव किया था और यहाँ प्लस आ गया था सॉल्यूशन में। तो इस सेपरेशन ऑफ चार्जेस के कारण ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हुआ था। अब सेपरेशन ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आ गए, पर क्वेश्चन है कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनके बीच के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो डिफरेंस है, वो कैसे कैलकुलेट होंगे। तो आप बोलेंगे कि सर यहां से लेके यहां एक वायर कर दीजिए इस मेटल रॉड से सॉल्यूशन में और रीडिंग देख लीजिए। पर ये तो तब होता जब ये सॉल्यूशन और ये रॉड कांटेक्ट में नहीं हो, बट दे आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट। तो वायर कनेक्ट करने से क्या फायदा होगा, वायर हम दो अलग अलग चीजों में कनेक्ट करते हैं। जब एक चीज यहाँ हो, इधर कैथोड हो, इधर एनोड हो, दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं था, तब वायर कनेक्ट करते थे कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर हो जाए। बट दिस सॉल्यूशन एंड दिस रॉड इज ऑलरेडी इन कांटेक्ट, ये सॉल्यूशन और ये रॉड ऑलरेडी कांटेक्ट में है, तो एक वायर जोड़ के हम इसका पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। आप कहेंगे ठीक है अभी कांटेक्ट में है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इस रॉड को बाहर निकाल ले और कैलकुलेट कर ले। इस रॉड को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ये मेटल रॉड इसमें डिप्ट है, इसीलिए आया, मैंने आपको समझाया अच्छे से। अगर ये मेटल रॉड इसमें डिप नहीं रहे तो ये चार सेपरेट होंगे ही नहीं, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि वी कैन नॉट कैलकुलेट द absolute electrode potential. We cannot calculate the absolute electrode potential. We cannot calculate the absolute electrode potential. तो जब एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते हैं तो कुछ ना कुछ इसका रिलेटिव निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे वही यहां पढ़ना है, रिलेटिव इलेक्ट्रोड। अब किसी भी चीज को रिलेटिव टर्म जब आ गया तो उसके लिए कोई ना कोई एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होना पड़ेगा। तो हम किसका यूज करेंगे, यूज करेंगे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत काम का चीज है। मेजरमेंट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। जब हाफ सेल लिया हमने, सेपरेशन ऑफ चार्जेज हुई, तो हमने कहा कि आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करें। आपने कुछ भी किया है कैलकुलेट नहीं होगा, ये एब्सोल्युटली कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा हाफ सेल का। तो हम क्या करेंगे, इसको रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड डिजाइन करेंगे, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो डिजाइन हो जाएगा, तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड सपोज डिजाइन हुआ, बस कुछ भी नहीं करना है, दोनों को कनेक्ट कर लेना है, हो गया। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस रेफरेंस की वैल्यू हमें अगर पता रहेगी तो हम आराम से इसी के हाफ सेल की वैल्यू और इनर सेल की वैल्यू पता कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक SHE बनाना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा, और इसी का दूसरा नाम क्या रहता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी। देखिए यहां से, तो SHE का भी और कह सकते हैं कि क्या है, एक तरह से रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो मैं इसको रब करूंगा और आपको कंस्ट्रक्शन बताऊंगा SHE का करेंगे, और देखेंगे हम इसका कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, किसको, SHE को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सील्ड ग्लास ट्यूब लेंगे, पहले ग्लास ट्यूब ले लेंगे। इस ग्लास ट्यूब में क्या रहेगा, अंदर से प्लेटिनम की वायर रहेगी और यहाँ पे प्लेटिनम का फॉयल रहेगा, और ये प्लेटिनम वायर कनेक्टेड रहेगा एक बैटरी से। अब इस ग्लास ट्यूब को थोड़ा सील्ड कर देंगे। अब ध्यान से समझेंगे, हमने एक ग्लास ट्यूब लिया था, उस ग्लास ट्यूब के अंदर से प्लेटिनम की वायर थी, वायर के एक कॉर्नर्स को, एक टर्मिनल्स को एक बैटरी से कनेक्ट किया और दूसरे टर्मिनल पे प्लेटिनम का ही फॉयल लगा दिया। इसको डिप किया एक सॉल्यूशन में,
1MH+, यानी कोई भी ऐसा रहेगा एसिड जो H+ दे दे, ठीक है। 1M का मतलब स्टैंडर्ड, जैसा मैंने कंडीशन पहले भी बताया था कि जनरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब कॉन्सेंट्रेशन 1M हो जाएगी तो स्टैंडर्ड हो जाता है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं हम, SEP, ठीक है, स्टैंडर्ड वाले को। तो ये हमने अरेंजमेंट कर ली। यहां से हमें हाइड्रोजन बबल करना है, यहां से हमें हाइड्रोजन गैस को बबल करना है, और उसका कंडीशन क्या रहेगा, वही 180M 298 के सारे स्टैंडर्ड कंडीशन। अब देखिए क्या होगा, ये जो ग्लास ट्यूब के अंदर से प्लेटिनम की वायर गई है, इसको बैटरी डाल के इस प्लेटिनम फायर को एक्टिवेट किया गया है, तो ये हमारा एक्टिवेटेड साइट है, एक्टिवेटेड प्लेटिनम फॉयल है। कलर बदल दूं, ये क्या हमारा सील्ड ग्लास ट्यूब है, SEALED, सील्ड ग्लास ट्यूब। ये वायर किस चीज की है, प्लेटिनम की वायर है। ये फॉयल किसका है, ये भी प्लेटिनम का। ये एक्टिवेटेड फॉयल है, क्यों, क्योंकि बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और यही साइट ऑफ रिएक्शन है, तो एक्टिवेटेड प्लेटिनम फॉयल। और इनफैक्ट यही साइट ऑफ द रिएक्शन भी, यहीं पे रिएक्शन होगा, ठीक है। अब यहां से हम सॉल्यूशन डाला हुआ है, तो सॉल्यूशन थोड़ा दिखना चाहिए आपको कि यह सॉल्यूशन में, ठीक है। अब यहां से कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन गैस बबल की जा रही है, तो गैस कहां पे हाइड्रोजन आएगा, यहां आएगा, और साइट ऑफ रिएक्शन यही प्लेटिनम फॉयल, यहां से कंटिन्यूअस बबलिंग होती रहेगी। अब रिएक्शन यहीं पे होंगे, ये बहुत ध्यान से देखेंगे। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिसका कंसंट्रेशन 1M हो और वो H+ दे, HCl कंसीडर कर लीजिए। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो ये हमारा SHE है, बिहेव कैसा करेगा, SHE बिहेव करेगा एज ए कैथोड एंड एनोड बोथ। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ SHE बिहेव कैसे करेगा, तो SHE बिहेव करेगा एज ए कैथोड एंड एनोड। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि ये ग्लास ट्यूब लेंगे जो ऊपर, जिसके अंदर से प्लेटिनम की वायर पास करती रहेगी, नीचे प्लेटिनम का फॉयल रहेगा, उसको सील्ड कर देंगे, ऊपर से हाइड्रोजन गैस की बबलिंग करेंगे, बैटरी से कनेक्टेड होकर एक्टिवेटेड साइट रहेगा, हाइड्रोजन गैस बबल होगा क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो H+ दे रहा है, और ये लोग आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन कैसे करेंगे और कैसे एज ए कैथोड और एज ए एनोड दोनों बिहेव करेगा, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका डिस्क्रिप्शन आप खुद से लिख लेंगे। मैं इसका आपको इक्वेशन बताता हूं, तो इस साइड से थोड़ी सी जगह बनाऊंगा मैं और आपको वो चीजें बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि यू शुड नोट डाउन कि ये कैसे बिहेव करेंगे, तो ये बिहेव करेंगे दोनों की तरह। तो पहले लिख लीजिए SHE can behave as both का मतलब कैथोड एंड एनोड, क्लियर है। तो SHE अब दोनों की तरफ बिहेव कर रही है, तो बिहेव करने से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एज ए एनोड कैसा बिहेव करे और एज ए कैथोड कैसा बिहेव करे, हमें वो रिएक्शन देखना होगा। तो पहले तो हम एनोड पढ़ते हैं हमेशा, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड की रिएक्शन जब देखेंगे फिर उसके बाद हम कैथोड की रिएक्शन देख लेंगे। अब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये तो कंफर्म पता है कि यहाँ पे है क्या, हाइड्रोजन, हमने बबल किया हुआ है, और ऑक्सीडेशन कराना है तो लॉस करेगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो क्या ये नहीं बनेगा, ध्यान से देखें, यहां से हाइड्रोजन है और उसका ऑक्सीडेशन कराना है, तो ऑक्सीडेशन में यहाँ भी H+ ही था, तो यही तो बना। तो रिएक्शन बहुत क्लियर है, हाफ, क्योंकि डाइएटॉमिक होता है और H+ के फॉर्म में आया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, लूज किया यानी ऑक्सीडेशन, क्लियर है। अब कैथोड का रिएक्शन देखेंगे, और दोनों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताऊंगा। तो पहले कैथोड लिख लीजिए, पहले कैथोड पे रिएक्शन देखिए क्या होगा। तो आपको पता है कि कैथोड पे नथिंग बट रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे जो चीजें हुई हैं उसकी उल्टी चीजें होंगी। उसकी उल्टी चीजें हो जाएंगी बिल्कुल, और भी कोई चेंजेस नहीं होगा, बस ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ हमें असाइन करना है कि इसके लिए ई सेल सॉरी, या स्टैंडर्ड केस की बात करें तो E0,
तो ये केस किसका है ई नॉट में? ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या होगा। ई नॉट ऑक्सीडेशन यहाँ पे 0.0 वोल्ट असाइन किया गया है, और यहाँ पे केस रिडक्शन का है, तो यहाँ पे ई नॉट किसका होगा? ई नॉट रिडक्शन का, और इसके वैल्यू कितनी होगी? इसकी भी 0.0 वोल्ट। इससे हमें आगे बहुत फायदा होने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक बोर्ड दिख रहा होगा। तो इसको यहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और रेफरेंस कैसा है कि एज ए एनोड भी एक्ट कर सकता है और एज ए कैथोड भी एक्ट कर सकता है। अब जब ये एज ए एनोड बिहेव करेगा उस समय इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने 0 असाइन किया हुआ है, और जब एज ए कैथोड बिहेव करेगा उस समय इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 वोल्ट असाइन किया गया है। तो हमें एनोड भी है, कैथोड भी है। किसी भी एक हाफ सेल का जब हमें एससीपी भी लिख ले जाता हूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन जनरल हम क्या निकाल रहे हैं? देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट जब कंडीशन 1m की आ जाती है तो एससीपी क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब जब हम किसी भी हाफ सेल की एससीपी निकालने जाएंगे, जो मैंने पहले कहा था हम लोग कि इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं, तो हम इसके क्या करेंगे? रिलेटिव वैल्यू को निकालेंगे। तो रिलेटिव वैल्यू को निकालने के लिए हमने रेफरेंस डिजाइन कर लिया है। हमारे पास रेफरेंस एज ए एनोड भी रेडी है, एज ए कैथोड। अब अगर हमें एक ऐसे हाफ सेल का रिएक्शन निकालना है जो एज ए एनोड हो, तो हम उसमें कैथोड वाला रेफरेंस ऐड करके सेल कंप्लीट कर लेंगे। अगर हमें एक ऐसा हाफ सेल मिला जो कैथोड हो, तो हमें रेफरेंस एनोड कर लेके एक सेल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और आसानी से निकल जाएगा। तो हम एक या दो प्रॉब्लम कर लेंगे, ताकि आज का वीडियो में जो हमने ये पढ़ा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, इसका यूज पता चले, और उसका मोर डिटेल्स कंटिन्यूएशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसको रब करके इसके थोड़े फायदे आपको बता दूं कि इसको एज ए एनोड एज ए कैथोड यूज करने से क्या फायदा मिलने वाला है। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना चुके हैं। हमारा काम था मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस करें तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो क्या कहलाएगी? SEP। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो पहले से ही है, EP। एस वर्ड स्टैंडर्ड लग जाता है जब सारी कंडीशन हम क्या दे देते हैं? कॉन्सेंट्रेशन 1m। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक बार लिख देता हूं, आगे से शॉर्ट फॉर्म में यूज होगा SEP। तो हमारा काम ही है मेजरमेंट किसका करना? इलेक्ट्रोड। बस कंडीशन स्टैंडर्ड दे दी तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, और उस SEP को निकालने के लिए हमने डिजाइन किया अपना SHE, ताकि एज ए रेफरेंस लेके हम उसका कैलकुलेट कर ले। तो इसका क्या फायदा हुआ है? तो इसका आप कह सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन भी है जो हम डिस्कस करने वाले। इसका क्या फायदा हुआ? तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि क्या फायदा हुआ इसका SHE का। तो to calculate the SCP for various metal, to calculate the SEP for various metals। अब देखिए कह रहा है कि बहुत सारे मेटल्स की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में इसका यूज किया जाएगा। तो कैसे यूज किया जाएगा? तो हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द SCP ऑफ जिंक। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है हमें किसका? SCP ऑफ जिंक। हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है कि जिंक का जो कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था तब तो हमारे पास लेफ्ट भी था राइट भी था, यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी था, रिडक्शन हाफ सेल भी था। बट यहाँ पे दोनों नहीं है, सिर्फ जिंक का हाफ सेल है। और एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है, क्या? इफ SHE एट एनोड, इफ SHE एट एनोड। तो SHE जो हमारा रेफरेंस है वो कहां पे? एनोड पे। तो वो कहां चले जाएगा? अपोजिट पे। कहां पे? कैथोड पे। तो ध्यान दीजिए, इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो हमने निकाला था, E नॉट सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। E नॉट सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, या E राइट माइनस E लेफ्ट। अब देखिए क्या मजा आने वाला है। E नॉट सेल की वैल्यू हम गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देख के लिख देंगे -0.76। गैल्वेनोमीटर रीडिंग से भी काम चल जाएगा। थोड़ा सीधा कर लें। अब E कैथोड, कैथोड यहाँ पे कौन है? जिंक है। तो E कैथोड यही तो निकालना है हमारा, E कैथोड।
क्लियर है? ये कैथोड ही कैलकुलेट करना है। और ई एनोड क्या आ गया? हमारा रेफरेंस। और रेफरेंस का मैंने एज ए कैथोड एंड एज ए एनोड दोनों में वैल्यू बोला था कि हमने 0.0 वोल्ट असाइन की हुई है, क्योंकि वो हाइड्रोजन है 0.0 दोनों केस के लिए। तो देखिए आराम से आ गया हमारा ई कैथोड कितना आ जाएगा, -0.76। क्लियर है? अब ये क्या है हमारा -0.76? ये हमारा किसका है? जिंक का। और ये एनोड पे है, तो जिंक कहां पे है? कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं E0 Zn 2 + 2Zn और कितना आ गया -0.76। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे SH एनोड पे है, तो अब जिंक क्या है? कैथोड पे। कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो +2 से 0 रिड्यूसिंग, और ये वैल्यू जिंक की हो गई कितनी? -0.76। और यही तो है एसीपी ऑफ जिंक। तो आपको शायद बहुत मजा आ गया होगा कि बहुत आसानी से हमने इस हाफ सेल का जिंक का रेफरेंस लेके एनोड को डाल दिया SHE की वैल्यू 0 होती है, ये भी रीडिंग हमने गैल्वेनोमीटर से डाल दी। और सिंस अभी जिंक कैथोड पे है तो रिडक्शन के फॉर्म में आएगा और एसीपी जिंक का आ गया। एक और क्वेश्चन करें तो और आपको मजा आएगा। अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम जिंक के जगह कॉपर ले लेंगे। अब किसका कैलकुलेट करना है? कॉपर का। अब यहां ध्यान से देखेंगे, जब हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था तो दोनों साथ में मिलते थे, हमें जिंक भी कॉपर भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब साथ में नहीं है, यहाँ सिर्फ उसके जिंक के पार्ट को कैथोड पे रखा गया है और SHE को एज ए एनोड लिया गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कॉपर का पार्ट है, अब SHE को कहां डाल देंगे? SHE को हम चाहे तो फिर एनोड पे ही डाल सकते हैं। इफ SHE एट एनोड, ये आपको गिवन है। अब आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर आपके पास वही एक्स फॉर्मूला और कुछ है नहीं, ये कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड पे कौन है? यहाँ पे ध्यान देंगे, एनोड पे फिर है हमारा SHE, तो कैथोड पे कौन है? कॉपर। अब कैथोड पे जो भी है हमें उसी की वैल्यू निकालनी है, कैथोड पे जो है उसके वैल्यू निकालनी है। और एनोड पे SHE है, वो हम श्योर है कि वो 0 है। 0.0 वोल्ट लिखने से फायदा नहीं है, ये सब चीज वोल्ट में आएगा क्योंकि पोटेंशियल की बात हो रही है। अब E0 सेल किसका? कॉपर। अगर ये एनोड पे है तो ये कहां पे होगा? कैथोड। कैथोड पे फिर रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब E0 Cu2+ से कॉपर जाएगा, क्योंकि रिड्यूस होना है, +2 से 0 डिक्रीमेंट चाहिए। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? या पहले वैल्यू लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, उसकी तरह सेम पैटर्न में देखिए, सिमिलर फैशन में करने में ठीक रहेगा। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी होगी? 0.34, 0.34। तो यहाँ से कैथोड को सजा लेंगे, कितना हो जाएगा? 0.34। अब कैथोड कौन है? कॉपर। और कॉपर का कैथोड पे होगा क्या? रिडक्शन। तो रिडक्शन में कहा जाएगा? Cu2+ से Cu। तो ये जो वैल्यू आ रही है 0.34, वो क्या है? वही तो एसीपी ऑफ कॉपर है। तो सबका एसीपी तो आराम से निकल रहा है, बट ये सारी वैल्यूज वोल्ट में है, वो आपको ध्यान रखना है। इसके करेंगे तो आज के क्लास में आपने जितना भी पढ़ा, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट रह जाए तो वीडियो को रिव्यू कीजिए, क्योंकि इस टॉपिक में अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाए तो एक माइनर सा डिफरेंस है, आपके कॉन्सेप्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेगी। तो वीडियो को अच्छे से पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जब हम सबका एसीपी निकाल रहे हैं तो सबकी वैल्यू लगा के एक टेबुलर फॉर्म बना देंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल से। तो until then, thank you.